नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा लगातार बड़े से बड़े फैसले लेते जा रहे हैं और ये फैसलों में युवाओं को बड़ा ध्यान में रखा जाता है और युवाओं के साथ साथ ग्रामीण हलके कैसे विकसित हों इस पर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब उपराज्यपाल को काम की गुणवत्ता पर भी विचार करना होगा, ख्याल रखना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी, नीचे वालों को थोड़ा सा दबाव डालना होगा, क्योंकि ई टेंडरिंग से प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ जाती है। फिर ठेकेदार अफसरों की मिलीभगत से पूरी गुणवत्ता, पूरी क्वालिटी को ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते आए दिन नुकसान होता है। कल की बात करते हैं दक्षिण की, तो दक्षिण में एक पुल, निर्माणाधीन पुल, वो पूरी तरह से खोखला, सिर्फ सीमेंट भी नहीं लगाया जा रहा था, ऐसा लगता था कि रेत ही पोती जा रही हो। उसका मेन पिलर गिर गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत होगी और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये नई बात नहीं है, आए दिन इस तरह की खबरें हम सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब बदलाव आया है, विकास की म्यार आई है, तो ऐसे में गुणवत्ता ज़रूरी है। हमने उन लोगों से बातचीत की जो इंजर्ड हैं, वो हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे। आइए उनका क्या कहना है, किस तरीके से बता रहे हैं वो। ब्रिज के लिए एक पिलर बना रहे थे जिस पे टावर लगता है ना ब्रिज का, उस पे जो पहले बेड लगाते हैं ना नीचे से, उसमें सरिया भी नहीं थी और हम वो पिलर बना रहे थे। 28 फीट का था पिलर ऊपर के लिए, और हाइट 28 फीट थी, 7 मीटर लंबाई थी और चौड़ाई 3.5 मीटर चौड़ाई। फिर हम ऊपर थे पिलर के ऊपर 3 बंदे, एक बंदा नीचे था जिसकी डेथ हुई, वो टीएफ कर रहा था ना, पलस्तर जो करते हैं, वो अचानक गिर गया। तो हम 3 बंदे जो ऊपर थे हम उसमें आ गए। वजह सर यही है, सीधा ही गिर गया नीचे, पता ही नहीं चला क्या हुआ उसको। हाँ, उसमें सरिया भी नहीं थी। कंक्रीट था थोड़ा, उसको कंक्रीट क्या करेगा फिर, जिसमें सीमेंट भी नहीं था। जही आया था उधर, पानी चल रहा था पिलर के पीछे से। तो उसने कुछ नहीं बोला? जही ने कुछ नहीं बोला। आप कितने लोग जख्मी हो? 3 बंदे हम जख्मी हैं और एक की डेथ हुई। दर्शकों, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर कंसंट्रेट करना चाहिए, ये सब लोग कहते हैं। और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर एक लंबे समय से विकास की निगाह से पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़े यूटी जम्मू कश्मीर को अगर आपने विकसित करना है तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको जो है उस पर देना पड़ेगा कि गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता ना हो। में काम कर रहे थे ये लोग, ये हमारे मज़दूर हैं, वहाँ 10-15 मज़दूर थे, वो वहाँ बनाए हैं ये एग्रीमेंट। R&B का जेई था कोई, ये इनके कहने की मतलब R&B के जेई था। तो मैं कहता हूँ कि 8 मीटर उसकी हाइट थी, एग्रीमेंट था। आयरन के बगैर ही अभी प्लस्तर करते करते वो गिर जाता है, खोखला वहाँ बनाया गया है। ये किसकी, ये मसला क्या है, ये काम कैसे कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा, ये डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, एलजी से गुजारिश करूंगा कि इस तरह से काम करना, ये मसला क्या है, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। जी सर, मैं चाहता हूं, मैंने बोला यहाँ हमारे क्या कहते हैं ये इंस्पेक्टर साहब था वहाँ का, मैंने उसको बोला इसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए और ये जो इसकी भरपाई कौन करेगा। इसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं इसके, तो इसकी भरपाई कौन करेगा यहाँ कि इस तरह से काम करना, ये बिल्कुल सब स्टैंडर्ड ये मटीरियल लगाना। तो ये ऐसा इसको इंक्वायरी होनी चाहिए, सख्त से सख्त इंक्वायरी होनी। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक निर्माणाधीन पुल का मेन पिलर खिसक जाता है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, 3 लोग गंभीर से घायल हो जाते हैं। और इस वक्त हमारे सीनियर सहयोगी अजय शान हमारे साथ इस बात से सीधे जुड़ चुके हैं। अजय, हमें ये बताइए, क्या इसका कोई जांच
का निर्देश जारी किया गया, कोई आदेश जारी किया गया है? देखिए विनोद जी, अभी तक खाली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है जी। और जो स्थानीय लोग हैं हालांकि वो मांग तो कर रहे हैं कि जो कोताही हुई है उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, एक इन डेप्थ इंक्वायरी की जाए, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि जो पिलर बन रहा था उसमें ना ही कंक्रीट का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया, सीमेंट की क्वांटिटी कम थी और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया। कहीं ना कहीं लोग जो हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं जो डिजाइन बनाया गया था, क्योंकि उनका ये कहना है कि नदी किनारे अगर एक ब्रिज बनता है तो उसका बेस ही अगर सॉलिड नहीं होगा तो ऊपर जाके क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की जो डिजाइनिंग है उसको चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई का कोई खबर तो नहीं है। हालांकि हमने विभाग से पूछा भी है, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो कह रहे हैं हम इशू को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि उनका डिजाइन ठीक है, खाली उनके पास लेकिन इन चीजों का कोई सवाल नहीं था जो लोगों ने उठाए हैं। जी विनोद जी। जी अजय जी, आपको लगता है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से ये समझौता किया जा रहा है बहुत गलत है। किसी आज तो शुरुआती दौर में ही इसका पता चल गया, अगर पुल का निर्माण हो जाता तो ये बड़े हादसे को एक मौका देता था। बिल्कुल, जो लोग लेबर जो इंजर्ड हुए हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, जो आसपास के लोग वहां पर हैं, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जल्दबाजी में काम किया गया है, प्रोग्रेस ओरिएंटेड काम है खाली, लेकिन क्वालिटी कहीं नजर नहीं आ रही है, जिस वजह से 2-3 दिन से जो पानी वहां पर स्तर बढ़ रहा था, हालांकि अथॉरिटी जो जेई कंसर्न है उनको भी बताया गया, लेकिन फिर भी किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया और जो खोखला एक पिलर बनाया गया था वो इसका प्रभाव ना झेल सका और ये ढह गया। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज साफ दिख रहा है। हालांकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तथ्य उन्होंने जो दिए हैं वो कहीं ना कहीं सवाल जो है पीडब्ल्यूडी विभाग की जो कारगुजारी है उस पर जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो मेन पिलर है उसकी बेस ही कमजोर क्यों बनाई गई, जिससे चंद दिनों के अंदर ही जो ढह गई। और अगर ये पुल बनता तो आगे जाके क्या होता तो वो सब जानते हैं कि उसके परिणाम क्या होते हैं। जी विनोद जी। जी अजय, ये मान लिया जाए कि ठेकेदार और डिपार्टमेंट के अफसरों के बीच में हैंड विद ग्लोव होता है, नेक्सिस होता है, क्योंकि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना मतलब आपके वहाँ पे इंजीनियर या जेई टाइम पे नहीं पहुँचते, वो देखते नहीं है कितना सीमेंट यूज हो रहा है, कितना वहाँ पे आयरन की जरूरत है, सरिये की जरूरत है, कितनी स्टील की जरूरत है। जी बिल्कुल विनोद जी, देखिए जम्मू में तवी ब्रिज में कई बार डैमेज हुआ है, कई बार उसका एक हिस्सा बह गया है। तो ये एक कैपिटल सिटी है हमारी जम्मू, तो जो दक्षिण है जहाँ पर ये ब्रिज बन रहा था वहाँ कभी कभी कोई अधिकारी निरीक्षण करने जाता है तो राम भरोसे सारा काम होता है और ठेकेदार और जो जूनियर स्टाफ वहाँ पर डिप्लॉयड होता है, कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत साफ नजर आती है और कई काम बिना किए ही पेमेंट की जाती है। ये काम तो किया जा रहा था लेकिन क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा है कि एक शहरी की जो लेबर है वहाँ काम कर रहा था उसकी मौत हो गई है और 3 जो है घायल हैं जिनका उपचार किस दौर में किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे मामले रिसेंटली सामने आए हैं। अगर बात करेंगे सियोड़ा सड़क की जो बिश्नाह के अधीन पड़ती है, उस सड़क का निर्माण जुम्मा हुआ था और उखड़ती जा रही है। जो हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं आप हैरान रह जाएंगे कि वो हाथ से कोई सड़क को उखाड़ सकता है। अगर आपने नेशनल हाईवे की गुणवत्ता को देखा होगा, क्या उस नेशनल हाईवे को आप हाथ से उखाड़ सकते हैं? इस सड़क को देखिए, करीब 15 दिन पहले ये सड़क बनी थी और इसको हाथ से उखाड़ा जा सकता है। और जो ठेकेदार है वो क्या तर्क दे रहा है, कह रहे कि यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकलनी चाहिए, टिप्पर नहीं निकलने चाहिए, ट्रैक्टर नहीं निकलने चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं ऐसी कौन सी सड़क है जिससे ट्रक, बस, टिप्पर नहीं निकलेंगे? तो वो सड़क है ही का।
ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੁੱਕ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੁੱਕ ਪਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਅੱਜ 12 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁੱਕ ਪਏ ਦੇ, पर ये कोई ना नहीं है इत्थे कि ये लुक पई है। ये लुक दिखो सर, तुम दिखी सकते हो आपे तुंदे सामने, कोई लुक कोई पता नहीं लगा कि इंची है या अद्धी इंची है सर। ये सिर्फ इ'यां पानी सिर्फ सुट्टिए गेदे न काला। साढ़े इत्थे पहले श्री अश्विनी शर्मा MLA रेह्दे, उ'नें भी असें अपनी एक डिमांड रखी कि साढ़े इत्थे एक पुली बनाया जाए ते इत्थे थोड़ा चौंक ये खुला किया जाए, अच्छे तरीके कन्नै कम्म किया जाए। वो काला तेल ही उपर उन्होंने छड़काया, 2 मिनट रूल फिर चलो जी। कितनी देर बाद बनी है ये कोई 2004 च बनी है गुरचैन सिंह चाड़क के टाइम पर। वो बाद एक बार पैच लगे, हूँ ये बनी है। असीं बड़े खुश होए कि नवीं रोड बन रही है जी। तो मैं आख्या भी बड़ी खुशी हुई रोड लगा बन। ये रोड बनया इस को तो उही ठीक ही जो पहला सख्त रोड ही, बेशक खड्डे ही, खड्डियां च आस्ता चलो गड्डी गुड्डी चलती थी, पर ये तो मतलब एक बारिश ही चलनी है भी साढ़े दरवाजे अगे पानी का मतलब डैंप लग गया पानी कि जेडे मतलब मीडिया वाले साढ़े ग्रां च आए ने, असीं उन्होंने बहुत धन्यवाद करने कि ये साडी खबर हर जगह पहुँचाएंगे। तो दर्शकों आपने देखा जिस तरीके से ये सियोड़ा की सड़क थी, ऐसे ही सांबा के घग्वाल एरिया की सड़क को बताते हैं, करीब 8 किलो हाईवे से पास में है, उसमें भी ऐसा ही निर्माण कार्य किया गया है। यानी आप ऐसा सोचें कि ना जाने इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे पैसे मिल जाते हैं। जब आप क्वालिटी चेक नहीं करेंगे, इट मीन्स वहीं पे लोग भी मिले हुए हैं, R&B के लोग भी मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि अब सरकार को, खास तौर पर LG मनोज कुमार सिन्हा को अपने नीचे वाली टीम को थोड़ा सा कसना होगा, और कसाई इस तरीके से की जानी चाहिए ताकि जिस प्रोजेक्ट पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी के साथ किसी तरह का समझौता ना हो। ਜਿਹੜਾ ਰਤਨਪੁਰ ਸਰਾੜੇ ਦਾ ਦਸੀਆਂ ਗਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਤ ਇਹ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਦੀ जेई भी मिलदा सब चोर जिन्ना भी महकमा ये रोड 15 दिन ही चलते। देख लो हालत तरोइया, देख लो ठेकेदार मशीनां भी इत्थै आए, नवा रोड आया बने दा, ये देख लो शैल करिए। ये जो रोड बना हुआ है, हमारी लोगों की बहुत अरसे से ये डिमांड थी कि हमें ये रोड चाहिए। अगर प्रधानमंत्री साहब या गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने ये रोड हमें दिया है, जहाँ ठेकेदार ने जो हमें पुल बना कर दिया है, तो आगे जो रोड है सराड़ा से इधर जाता है सुंब तक, अभी पता नहीं कंप्लीट किया है या नहीं किया आगे इन्होंने। जितना रोड इन्होंने हमें कंप्लीट करके दिया है, तो आप ये रोड की हालत देखिए। बरसात के मौसम में हमें इतनी दिक्कत होती है कि जो पार बैठा होता है वो पार ही रहता है, जो इधर होता है वो इधर ही रहता है, इतना पानी होता है। शासन से यही मांग करेंगे कि इस रोड को दोबारा जहाँ तो इसकी रिपेयर की जाए, तो इसको फिर से ठीक किया जाए। दर्शकों, उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। 4290 पंचायतों के लिए यूथ क्लब खोले जाएंगे, यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा। यानी उनके जो फैसले होते हैं उनसे ये साफ स्पष्ट होता है कि वो चाहते हैं कि यूटी जम्मू कश्मीर के युवाओं की एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज किया जाए और राष्ट्र के निर्माण को लेकर के चैनलाइज किया जाए। और ये अच्छा फैसला है क्योंकि वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, और मुझे लगता है कि इस फैसले का सबने स्वागत किया। हमने जिससे भी बातचीत की, चाहे वो DDC मेंबर हो, DDC चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, उन सब से जितने भी लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये एक सराहनीय फैसला है। इससे ग्रामीण हलकों का विकास तो होगा ही होगा, लेकिन जो लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, युवा जो लोग अपने मिशन से हट जाते हैं, उन युवाओं को भी
पता चलेगा कि राष्ट्र निर्माण में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना। कल जो एक बैठक हुई एलजी साहब की, उसमें जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि प्रत्येक पंचायत में एक युवा क्लब जो बनाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि देश की जो युवा पीढ़ी है वही आगे भविष्य है देश का। उनकी एनर्जी चैनलाइज करने के लिए ये जो कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जम्मू व कश्मीर के युवाओं को भी कहता हूँ कि हमारी रियासत का नाम ऊंचा करने के लिए जो यूथ की एनर्जी है वो सही मायने में यूटिलाइज होनी चाहिए। और प्रत्येक पंचायत में जो, जैसे उन्होंने बताया कि इसके लिए कोई फंडिंग भी होगी, और 2 जो हैं वो इंस्टीट्यूट बनेंगे जो हायर क्लासेस के लिए, जैसे IAS या KS के एग्ज़ाम के लिए वो इंस्टीट्यूट बनेंगे। जो यूथ टैलेंटेड होंगे वो वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, और जो खेल के मैदान में अच्छे खेलने वाले बच्चे होंगे वो खेल के मैदान में आगे जाएंगे। और दिव्यांगों के लिए भी खास करके उन्होंने उस योजना में एक हिस्सा रखा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे एलजी साहब जो विकास कोष के नाम से जो जाने जाते हैं, और उनका जो बहुत बड़ा विजन है वो उन्होंने हमारी स्टेट में दिखाया है। दर्शकों, यूथ क्लब बनाने से एक चीज़ और अहम हो जाएगी कि युवाओं के साथ सीधा राब्ता बन जाएगा। अगर युवाओं के साथ सरकार का सीधा राब्ता बन जाता है और युवाओं की समस्याओं का निवारण हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि उससे जो परिणाम होंगे बड़े बेहतर निकलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं कश्मीर में कुछ युवा इनॉयड हैं। इनॉयड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलगाववादी विचारधारा उन पर हावी हो, लेकिन इस तरीके से जो ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि मुख्य धारा में आकर के यूटी को तरक्की दिलाने के लिए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। जो एलजी साहब ने कहा यूथ क्लब बनाने की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि युवाओं को तरक्की मिलेगी, क्योंकि युवा ही रीढ़ की हड्डी होते हैं। हमारी 4290 पंचायतें हैं, तकरीबन उस हिसाब से 22,500 युवाओं को इस यूथ क्लब के साथ जोड़ा जाएगा, और यूथ जो है गांव-गांव में जाएंगे और बच्चों को बढ़ावा मिलेगा, इससे खेल कूद को बढ़ावा मिलेगा। हम अपनी तरफ से जो एलजी साहब ने जो कल ऑर्डर निकाला है, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। हमें तो उम्मीद है, जैसे पंचायतों को पहले 3 टायर के लिए पावर किए गया, अब 1200 करोड़ देने की बात कहेगी। हमें उम्मीद है कि यूथ क्लब को भी जैसे जोड़ा जाएगा, तो काफ़ी उम्मीदें करते हैं कि गांव में खुशहाली आएगी और पंचायतें एम्पावर होंगी। हम एलजी साहब का थैंक्स करते हैं और अपनी पंचायतों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। अम्ब गाँव में गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर लोगों को दवाइयों का वितरण किया गया है। ये दवाइयाँ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हैं, जिससे कि आयुर्वेदिक की हैं और इनसे होती है, इंसान को तंदुरुस्त रखती हैं। और जो बीमारियाँ, जिसमें लगभग 12,000 करोड़ रुपया इस साल, और हर पंचायत में यूथ क्लब बनेगा, जिसमें नौजवान जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, स्किल लेबर सीखने वाले हैं, या जो स्पोर्ट्स में आगे आ सकते हैं, हर किस्म की मदद यूथ को यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको कोचिंग मिलेगी, सिविल सर्विस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर के लिए, और जो बच्चे खेलों में आगे जाना चाहते हैं उनको खेलों में प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि सरकार ने या उपराज्यपाल ने यह भी फैसला लिया है कि जल्द ही 800 सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी की जाएगी। कोविड-19 के चलते जो भर्ती प्रक्रिया पे असर पड़ा था उसको एक्सपेडाइट करने के लिए ये फैसला लिया है, लेकिन और सारे मुद्दे भी हैं जिनको हल करना बड़ा लाजमी है। अगर हम बात करें डेली वेजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल की, तो उनकी संख्या अब 1 लाख के करीब होती जा रही है। नाम भी उनके अलग-अलग होते जा रहे हैं। इन सब के बीच में उनका भी ध्यान रखना है। आज भी हमने देखा कि उधमपुर में आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रही थी। उनका कहना है कि जितनी भी
पॉलिसी प्रोग्राम्स बनते हैं ज़मीनी सतह पर, उनको इम्प्लीमेंट कराने में आशा वर्कर्स का बड़ा रोल रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कहना है कि सरकार हमारे अनदेखी कर रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए, हमारा काम में कोई स्कीम आती है, पंचों सरपंचों के पास आती है, सब सेंटर में आती है, डीसी ऑफिस आती है, सीएमओ ऑफिस आती है, तो वो जिनका काम होता है उनसे नहीं थोपा जाता। वो बोलते हैं कि इस गांव की आशा वर्कर यहाँ की रहने वाली है, इसे सिर्फ पता है, इसको दो काम। सर उसका हमें पैसा भी तो मिलना चाहिए ना। अगर एक लेबर वाला काम दिहाड़ी लगाता है, शाम को 4 बजे के बाद उसको 700 रुपया दिया जाता है, हमें क्या दिया जाता है? हमें कुछ नहीं दिया जाता है। हर एक काम हम पे थोपे जाते हैं। अभी भी देखो जो कोविड सेंटर में स्कूलों में बने हैं, गाँव में बना है, वहाँ भी आशा वर्कर की ड्यूटी लगाई है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आशा वर्कर वहाँ पे जाती हैं, सेंटर खोलती हैं, अपनी रिपोर्टें डालती हैं। हमें पूछा जाए कि आंगनबाड़ी मैडम की वहाँ ड्यूटी लगाई है, अगर वो काम करेंगे उनके खाते में 120 रुपया जाएगा उनके, लेकिन आशा वर्कर के खाते में हमें आज तक कुछ नहीं बताया कि आपको मिलेगा। हमारी यही मांगे हैं, हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि हमें भी पैसा मिलना चाहिए। दर्शकों, विक्रम रंधावा जो फॉर्मर एमएलसी है, उसके आवाज उठाने के बाद कहीं ना कहीं सरकार हरकत में आई है और जो आवाज उन्होंने उठाई थी, जिस तरीके से वो सीधा सीधा भिड़ गए थे पीएम में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ, आहिस्ता आहिस्ता माइनिंग में सुधार आ रहा है। अब कश्मीर में 58 ब्लॉक्स है माइनिंग के, उन ब्लॉक्स को बंद कर दिया गया है और वो ब्लॉक लोकल लोगों दिए जाएंगे, क्योंकि क्लियरेंस नहीं उनको मिल पाई थी, जिसके चलते सरकार ने फैसला लिया कि अब लोकल लोग इस पे काम करेंगे। कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्थानीय नौजवानों को भी काम देना चाहती है, उनसे काम छीनना नहीं चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू के लोगों की भी ये पुरजोर डिमांड है। एक तो वो ब्लॉक जो टेंडर नहीं हो पाए, कारण उसका कोई भी रहा हो, वो वहाँ के स्थानीय, विशेष करके मैं कहूँगा स्टोन क्रशिंग यूनिट होल्डर्स के हवाले कर देने चाहिए और वो टर्म्स एंड कंडीशन ज्योलॉजी माइनिंग की पूरी फॉलो करेंगे। जो ज्योलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट उनसे एक्सपेक्ट करता है कि उस ब्लॉक से इतना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, वो करेंगे। लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूँ कि स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के लोग जो हैं, जिस भी ब्लॉक में बैठे हैं, उस ब्लॉक के वो यूनिट होल्डर्स होने के साथ साथ वो उस एरिए के चौकीदार का रोल भी निभा सकते हैं कि हमारा वो रेवेन्यू जनरेटिंग जो प्रोडक्ट है वो सरकार के घर में भी रेवेन्यू जनरेट हो, हमारी भी इंडस्ट्री चले, क्योंकि हमारा वो बेसिक मटेरियल है, हमारा वो रॉ मटेरियल है और गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश्ड हम इंडस्ट्री है। कोई भी ऐसा यूनिट होल्डर नहीं है जो गवर्नमेंट को वायलेट करके, लॉज को वायलेट करके और गवर्नमेंट की परमिशंस और पैरामीटर्स को फॉलो किए बिना लगा हुआ है। लखनपुर से लेके कोहाला तक जितने भी स्टोन क्रशर है, तकरीबन 550 यूनिट लगा है। हर यूनिट होल्डर अपनी मालिकाना ज़मीन पे लगा हुआ है। हर यूनिट होल्डर विभिन्न DIC द्वारा रजिस्टर्ड है। हर यूनिट होल्डर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स को फॉलो करता है और हर यूनिट होल्डर जो है ज्योलॉजी माइनिंग के नॉर्म्स को फॉलो करता है। यकीनन ये बड़ा सराहनीय कदम है, लेकिन मैं द्विवेदी साहब से निवेदन करूंगा, आप सबकी चिंता करते हैं, आप हमारे गार्डियन हैं। डायरेक्टर OP भगत साहब जो अभी नए नए आए हैं वो भी चिंता कर रहे हैं। आपकी टीम जम्मू की तरफ विशेष ध्यान दे, खास करके रिवर तवी के अंदर जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो आपके दिशा निर्देश के मुताबिक इंडस्ट्री लगी है, लेकिन चंद लोग, स्वार्थी लोग, जिन्होंने PIL हाईकोर्ट में लगा के हाईकोर्ट को गुमराह किया और जो एक रूटीन में काम चल रहा था उसको इलीगल माइनिंग का दर्जा देके उसको स्टे करवा दिया। दर्शकों, विक्रम रंधावा ने MK द्विवेदी का आभार व्यक्त किया है, OP भगत जो डायरेक्टर माइनिंग है उनका भी आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से 58 ब्लॉक कश्मीर में लोकल लोगों को दिए गए, उसी पैटर्न पर जम्मू के साथ भी सौतेला व्यवहार ना किया जाए, उनको भी लोकल लोगों को ही यहाँ माइनिंग ब्लॉक्स दिए जाए। आज मीडिया के माध्यम से आज हम जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का मनोज कुमार त्रिवेदी जी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो माइनिंग के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, और उसके साथ ही ज्योलॉजी माइनिंग डायरेक्टर OP भगत जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने
बहुत ही बेहतरीन तरीके से कश्मीर में 58 ब्लॉक जो लोकल लोगों को अलाट किए गए, उससे पहले ई ऑक्शन के माध्यम से किसी बाहरी राज्य के हमारे जम्मू कश्मीर के राज्य के किसी कॉन्ट्रैक्टर ने लिए हुए थे। किसी भी वजह से उन लोगों ने उनके फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं कर पाए, जिसके कारण गवर्नमेंट ने उनके जो ठेके थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, वो रद्द करके और लोकल लोगों को दिए गए। बहुत ही सराहनीय कदम है ये। यहाँ कश्मीर के नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार है, ये बहुत अच्छा सेटअप यहाँ के गवर्नमेंट ने लिया। हम इसमें बहुत खुश है। ये जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे ठोकरे खा रहे बेचारे, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया, इसमें हम सब कश्मीरियों की बहुत ही, जो बाहर के लोग हैं वो भी हमारे भाई है। बाहर बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं जिनमें वो बाहर के लोग काम कर रहे हैं। कश्मीर में अभी उतना ही फैक्ट्री नहीं है। हम इसमें बहुत खुश है जो हमारे कश्मीरी नौजवान पढ़े लिखे हैं। ये आज गवर्नर या इंतज़ामिया ने अच्छा फ़ैसला लिया, इस पे हम अपनी गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुज़ार। दर्शकों, मेला खीर भवानी कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए बड़ा अहम दिन होता है। आज मेला खीर भवानी मंदिर में मनाया गया और डिस्टेंस SOPs को फॉलो करते हुए लोगों ने दर्शन किए। लेकिन आपको बताते चले कि वहाँ पर भी एक चीज़ बिल्कुल तय थी कि 2020 में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आज वहाँ पर लोग मौजूद थे। ये हम 20 साल से, पिछले 20 साल से लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोविड सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सोशल मेंटेनेंस पूरा उसका पालन करते हुए आज बहुत ही कम रश है। लेकिन अब हम फिर भी माता से यही विनती कर रहे हैं कि इस कोविड महामारी से पूरे संसार को और उसके साथ ही हमारे देश भारत को भी इससे मुक्त कराए जल्दी से जल्दी। यही किस तरह से पूजा अर्चना आज यहाँ पर आज आप बस थोड़ी सी ये सोशल डिस्टेंस है, थोड़े से ही लोग आए हैं। कहाँ तो 20 साल से हम इतने लोग आ जाते थे, आज तो बहुत ही कम संख्या में लोग आए हुए हैं। लेकिन तब भी हमारी माता से यही विनती है कि हर बार की तरह माता हमारे ऊपर दया करे और इस महामारी से पूरे संसार को मुक्त कर दे। लेकिन कोविड की महामारी की वजह से आज कम लोगों का आना संभव हुआ है, क्योंकि कोविड की महामारी जो है इस कारण थोड़ा उतना जितना रश होता था उतना नहीं हुआ। तो बट हम कश्मीरी पंडित भाइयों के बीच में गए और अच्छे तरीके से इस त्यौहार को हमने सेलिब्रेट किया है और एक भाईचारा जो है मुस्लिम और कश्मीरी पंडितों के बीच में उसको बरकरार रखा। और हमारा बार बार यही है, श्रद्धा ही नहीं, एक मन की उत्कृष्ट भावनाओं के साथ यहाँ आया हूँ और अपने परिवार को इस उग्रवाद के अंदर भी साथ इसी कारण लेकर के आया हूँ कि मुझे यहाँ आकर के बहुत शांति मिलती है और जो उस समय मैंने मान्यताएं मानी थी वो मेरी पूरी हुई है। और मैं चाहता हूँ, मेरी इस समय 90 साल की आयु है और मैं चाहता हूँ कि मेरी इसके बाद की भी जो आशा है वो इस माता के द्वारा पूर्ण हो। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।